नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, तो उसमें हम लोग आज जो करने वाले हैं 2016 का क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। और ये आपका पेपर है आपका फरवरी 2016 का। और इसके पहले 2012, 13, 14 और 2015 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर किया जा चुका है। और 2018, 19 और 21 के भी पेपर को डिस्कस कर लिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद जो है कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से जो है कि सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। तो चलिए थोड़ा सा जो है कि आपके लिए ऊपर कर देते हैं, ताकि ऑप्शंस जो है कि अच्छे तरीके से दिखे, ताकि आप आंसर जो है कि सही तरीके से दे पाएँ। तो चलिए, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। चार ऑप्शन इसके रहे। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से जो है प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, या यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, या इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, या यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, इसके बारे में पूछा है। तो इसका कारण क्या बनेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। क्योंकि इसके जो अंतर्गत है हम क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं, प्रमाणित ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो इसी वजह से जो है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्या है, वैज्ञानिक है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है क्या कि आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे। दंड आरेख, चक्र आरेख, समय रेखा आरेख, प्रवाह आरेख। तो इसके लिए आप क्या चूज जो है कि यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि चक्र आरेख का यूज आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित जो है कि कारण क्या होगा। वह पाठ्यपुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्त शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है, या यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है, या यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है, या यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने टैग वर्ड वाले में अगर आप देखते हैं, तो टैग वर्ड जो क्वेश्चन पॉजिटिव निगेटिव को आपको कराए थे, तो उसमें आपको बहुत सारे जो है कि ऐसे वीडियोस टैग वर्ड बताए हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप जो है कि आसानी से दे सकते हैं। जिससे आपका कम से कम कितना भी नहीं तो अगर आपको सारी चीज़ें पता रहती हैं टैग वर्ड, तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इतना याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं टैग वर्ड के माध्यम से। तो चलिए, यहाँ पर अवधारणाएँ हैं और अवसर प्रदान करना, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है। इसकी वजह से आप आंसर को ट्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना, एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण, या एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। यहाँ पर पूछा गया है द्वितीयक स्रोत पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही होगा कि मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण जो है कि द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। रचनात्मक आकलन, समकक्षी आकलन, स्व आकलन, संकलनात्मक आकलन। क्या कहा गया है, कुछ मानदंड देते और कहते हैं उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। खुद से आकलन करना है, मतलब क्या कहलाएगा, तो स्व आकलन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन क्या है कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है। भूगोल, इतिहास,
सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र। तो नागरिक शास्त्र की नामावली में एक चीज़ बोला है कि नागरिक शास्त्र जो है उसके लिए क्या सही होगा, तो वहाँ पे बदलाव का क्या प्रश्न सुझाव दिया कि उसका बदलाव करके क्या कर देना है, तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है उसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। ध्यान दीजिए, यानी कि निगेटिव क्वेश्चन पूछ दिया है, सबसे आप कम किस पर बल देंगे। बात करते हैं सहयोग की तो इस पे आप अधिक बल देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो इस पे भी आप अधिक बल देंगे, समानता की बात की जाती है इस पे भी आप अधिक बल देंगे, पर प्रतियोगितात्मक की बात की जाए तो इस पे आप कम बल देंगे, यानी जो है सबसे कम बल देंगे। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। सत्र के समाप्त होने पर आकलन, कक्षा के दौरान आकलन, परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन। तो देखिए यहाँ पर संकल्पनात्मक की बात की गई है। संकलन का मतलब होता है एक साथ पूरे का मतलब जो है कि आकलन करना। तो ये क्या होगा, तो सत्र के समाप्त होने पर आकलन जो है संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बन जाता है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सबसे उचित होगी। कार्यशाला विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि। तो देखिए ठंडा रेगिस्तान अगर पढ़ाना है किसी भी कक्षा में, यानी कि कक्षा 7 में यहाँ पर आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको जो कौन सबसे अधिक उचित विधि होने वाली है वो है आपकी प्रतीक अध्ययन विधि। प्रतीक अध्ययन विधि में क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है और एनसीईआरटी के अनुसार जो है किसी भी विद्यालयी पाठ्यक्रम को क्या करना है, बच्चे के बाह्य जीवन से क्या करना है, जोड़ना है, वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। तो चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। तो प्रतीक अध्ययन विधि उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है क्या कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, ऐतिहासिक लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रासंगिक है, यानी कि अधिक प्रासंगिक है, यानी उचित है। मानचित्र विधि, परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि। देखिए यहाँ पर बात की गई है ऐतिहासिक तथ्यों और इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए। तो इतिहास में हम सबसे ज़्यादा जो महत्व दे सकते हैं उस चीज़ को किसको दे सकते हैं कि यानी कौन सी विधि जो है कि उपयुक्त हो जाती है। तो उसमें जो है स्रोत विधि, क्योंकि स्रोत को ही आधार मान करके हम जो है स्रोत के ही आधार पर इतिहासों को क्या किया गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का जो विद्यालयी जीवन है निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए, जैसा कि हमने पहले ही अभी आपको बताया है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा, विद्यालय के बाह्य वातावरण, मुख्यधारा के विचार या विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर बात करें तो विद्यालय जीवन जो है किसके साथ जुड़ना चाहिए, तो विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ना चाहिए बच्चे के। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो वायु दाब, तापमान, वर्षा, आर्द्रता। तो इसमें से जो चारों ऑप्शंस में से जो आपका दंड आरेख द्वारा जो है कि सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है तो वो है आपका वर्षा के आंकड़ों को जो है कि अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए, यानी पॉजिटिव कौन बनेगा। तो वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के साथ उदाहरणों को प्रस्तुत करना, आदर्श स्थितियों को दर्शाना, मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, या शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम यानी कि विधि कौन सी है, तो वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 में क्या पूछा गया है आपका कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा। तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे जिसने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी थी, तो उस पुस्तक को इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो राइट जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार जो है किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है और सीटेट के भी दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बुद्ध ने जिस स्थान पर क्या किया है कि उपदेश दिया गया है, तो उस जगह का नाम क्या है, तो वो है आपका सारनाथ। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 क्वेश्चन क्या है, 46 है कि संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को भुवेंदार कहा गया है। चेर, पाल, राष्ट्रकूट, चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य, पाल, चोल, पांड्य और उसके बाद चोल, चेर, पांड्य। तो यहाँ पे देखिए जो संगम कविताओं में जिन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है, ठीक है, वो आपके क्या है, तो वो है आपके चोल, चेर और पांड्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 क्या है कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश करने वाले पत्थर पर बना सांड जिससे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था। पांड्य, मौर्य, चोल, कुषाण। तो ये जो आपका बनाया गया था, ये बनाया गया था आपके मौर्य शासनकाल में। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड बन जाएगा मौर्य शासन का। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। अठमा प्रभु, ठीक है, शंकर, रामानुज, बसवाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या बनेगा, तो विशिष्टाद्वैत के जो सिद्धांत को इन्होंने विचारार्थ प्रस्तुत किया था, तो वो थे रामानुज। कौन, रामानुज। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 साल के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को, तो आपको 100% मैं बता देता हूं कि आप 50% क्वेश्चंस को आप जो है कि आसानी से कर जाएंगे। इतना ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना, जो कि आपको इस चैनल पे निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक एक वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं कि आप जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसी का यहाँ पर जो है कि फ़ोटो लिया गया है, यानी कि स्कैन करके लिया गया है, ना कि आपको इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो है क्वेश्चन जो है फेक हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पुरातत्व द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, या ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, या खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो अभिलेखागार जो दोस्तों जो स्थान है जहाँ पर क्या किया जाता है, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध जो है तर्क दिया, या यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया, या इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, या यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य जो कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में जो कथन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के प्रति क्या किया, विरुद्ध जो है कि तर्क दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय बंदगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। या बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं करते थे और उन पर निर्भर हो सकते थे। तो यहाँ पे जो है क्या जो है कि बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बंदगा की बात करें तो बंदगा क्या थे, विशेष गुलाम थे, ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि वो क्या करते थे, बिल्कुल यही दूसरा पॉइंट भी सही कि वो क्या होते थे, पूरी तरह अपने मालिकों पर ही निर्भर होते थे, इसलिए जो है कि सुल्तान पर विश्वास नहीं कर सकते थे, ना ही उन पर निर्भर हो सकते थे। तो ये और भी दोनों सही है। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 52
तो 52 है क्या कि इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? जुमन जैंग, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या यहाँ पर फाजियान? तो देखिए, जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पश्चिम की तरफ से पार किया था वो थे आपका क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपनी अभिलेखों में मलयालम भाषा व एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? मलयालम की बात की गई है कि किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो इसमें किसने किया था? तो वो किए थे आपके चेर जो राजवंश था वो जो है मलयालम भाषा एवं लिपि का क्या किया था? प्रयोग जो है कि प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है क्या कि 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? कि नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, या अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना, या गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, या असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध? तो क्या जो है कि इस विद्रोह का कारण बना 1906 में जो सोंग्राम संगमा विद्रोह हुआ था? इसका जो मुख्य कारण बना था वो था कि असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध, जो कि इस विद्रोह का कारण बना था। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55 जो क्वेश्चन है क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया। क्यों जो है कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो आपको याद होगा कि जो साइमन कमीशन भेजा गया था उस आयोग में जो था कोई जो है कि भारतीय जो है कि उसमें प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से जो क्या हो गया था कि उसमें भारतीयों के द्वारा उसका विरोध किया गया था। तो देखिए इस तरीके का कोई जो है कि ऑप्शन इसमें रिलेट करता है तो बिल्कुल करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है अगर आप पढ़ते हैं दिया है कि इस आयोग में कोई भारतीय जो है प्रतिनिधि नहीं था, इस वजह से जो है इसको साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 56 लिखा है कि निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। दिया है ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। देखिए ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का अगर आप देख लेते हैं तो ब्रह्म जो समाज है ब्रह्म समाज इसका है केशव चंद्र सेन। उसके बाद बात करते हैं युवा बंगाल आंदोलन, तो ये आपका जाएगा हेनरी लुइस विलियम डिजोरियो। उसके बाद आप अगर देखते हैं तो रामकृष्ण मिशन का इसको आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद। और उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन जो है आपका सेकंड पे जाएगा सैयद अहमद खान। यानी कि आपका क्या बनेगा? तो 4, 3 और 1 और 2, 4, 3, 1 एंड 2 यानी सी का आप समझ सकते हैं 1 किस में है? तो आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा गया है? 57 है कि वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोड्डी श्री रामालू निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? तो तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो वयोवृद्ध जो गांधीवादी नेता थे पोड्डी श्री रामुलू, तो इसमें से जो इस राज्य को बनाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे थे वो आपका राज्य था क्या? तो आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए उन्होंने जो है कि भूख हड़ताल पर बैठा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की जो बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? वाजी मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खान। तो वहादत ए दीन यानी कि सभी धर्मों की जो बुनियादी एकता के हिमायती थे वो थे आपके मौलाना आज़ाद। तो राइट आंसर आपका बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, मकर रेखा,
कर्क रेखा। तो जैसा आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा दोस्तों कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला जो प्रमुख अक्षांश कौन सा है, वो है आपका कर्क रेखा। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, यानी कि आज के सेशन में हम लोग 31 से लेकर के 59 तक के क्वेश्चंस को किया। हालांकि 60 क्वेश्चन करते वो नेक्स्ट पेज पे था, तो हम लोग को उस दिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 60 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कल डिस्कशन होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करेगा, और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ से मटेरियल जो है कि स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।